स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए एक्चुअल में रेजोनेंस क्या था, तो पाई बॉन्ड, लोन पेयर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड, लोन पेयर, चार्ज एंड रेडिकल। तो कितने जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, थोड़ा देखें क्या कंडीशन था डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो कंडीशन नंबर 1, एक एटम पे लोन पेयर होना चाहिए और उससे कनेक्टेड एटम पे, कनेक्टेड एटम पे प्लस हो, और प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो क्या हो जा रहा था इस केस में, एक पे लोन पेयर और कनेक्टेड एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल, या अगर अपोजिट देखें तो एक पे वैकेंट ऑर्बिटल और कनेक्टेड पे लोन पेयर। तो क्या हो जा रहा था कि लोन पेयर इसके साथ शेयर हो जा रहा था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि आपको जो दिख रहा है कि लोन पेयर ऑक्सीजन का है, बट लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, हाँ कुछ पार्ट ऑक्सीजन का भी है, और वही लोन पेयर का कुछ पार्ट जो है पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो मेन यही चीज था कि अपने को क्या लगता है कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो लगता है कि ये वाला लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन का है, बट नहीं, एक्चुअल में तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी कुछ है और कुछ लोन पेयर इसके साथ शेयर्ड होकर पाई बॉन्ड बन गया है। मतलब ये लोन पेयर का कुछ परसेंटेज लोन पेयर है और कुछ परसेंटेज पाई बॉन्ड है। तो इसी चीज को देखना, और यही फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं। क्या अगर ये लोन पेयर शेयर होगा, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा लोन पेयर, तो साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बताओ पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्यों आ जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों इसने ही लगा दिया, और अगर दोनों का दोनों इसने लगा दिया तो इसे एक फायदा हो गया है, तो प्लस पे एक फायदा माइनस तो न्यूट्रल हो गया, ये ऐसा हो गया। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस है पाई बॉन्ड और वैकेंट के साथ। ये देखिए यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो बना हुआ है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरीके से ए वाला दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शेयर हो गया, सिमिलरली ए वाला भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अगर ए पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट या शेयर होगा तो उसके साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां और यहां आएगा, जो कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर केस क्या है, पाई बॉन्ड और रेडिकल। रेडिकल, चूंकि ये रेडिकल पी ऑर्बिटल में होता है, रेडिकल पी ऑर्बिटल में है, और यहां पे जो है पाई बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो तो क्या हो रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, इधर हम अपने को एक ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे एक तो ऑलरेडी है ही, इसीलिए यहां पे फिश हुक एरो बनाते हैं, हाफ एरो बनाते हैं, एक इधर से और एक इधर से आएगा। और जब ये पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ, तो रेडिकल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर रेडिकल यहां पे आ जाएगा, जो कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कर चुके हैं। हम बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक में फोकस ये कर रहे हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, मेरा फोकस यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बताना, यहाँ पे मेन फोकस है कि हाउ टू अप्लाई रेजोनेंस का कंसेप्ट, है ना, क्वेश्चन बनाने पे कैसे करना है। फोर्थ नंबर क्या था, फोर्थ नंबर है कि अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड रहे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहे, तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, और यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्या ए वाला उधर जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चाहिए खाली ऑर्बिटल, तो आपको यहां खाली करना होगा। खाली करने के लिए क्या करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे कार्बन पे। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए कार्बन पे, तो इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है राइट साइड वाला वो खाली हो गया, और फिर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहां पे, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो साथ में पाई बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनेगा आप इस पे काम कर चुके हैं। ये चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर, पाई बॉन्ड
और ये रहा लोन पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ये है लोन पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये तो यही केस है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोन पेयर पॉजिटिव या वैकेंट कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई वैकेंट, पाई वैकेंट, वैकेंट पी या पाई पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? पाई रेडिकल, पाई रेडिकल कंजुगेशन। इसको क्या बोलेंगे? पाई निगेटिव कंजुगेशन। ये बीच में जो है, बीच में जो हम ए वाला बना रहे हैं, एक बता रहा है कि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। निगेटिव मत समझिएगा इसको, दोनों कनेक्टेड है। अगला को क्या बोल देंगे? पाई लोन पेयर कंजुगेशन। कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा लोन पेयर? यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा इस पे, तब ना यहां वैकेंट बनेगा, और वैकेंट में आता है लोन पेयर। यहां दिखाओ चाहे यहां दिखाओ, बात एक ही है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है लोन पेयर, और लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पाई बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और 6 नंबर में क्या हो जाएगा? पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, यानी CH2CH CH डबल बॉन्ड O। यहां देखिए पाई बॉन्ड है, और यहां भी देखिए पाई बॉन्ड है कनेक्टेड से। ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। वट क्या है कि इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पाई बॉन्ड? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसको पहले ब्रेक कर दो, यह ऑर्बिटल खाली हो गया, और खाली ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं सेकंड नंबर में। खाली ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। ये रहा पाई पाई कंजुगेशन। अगला है बेंजीन वाला, बेंजीन का पाई पाई, यानी पाई पाई इन बेंजीन, यानी 7th नंबर। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? तो बेंजीन में 6 मेंबर का रिंग लेना है, और 3 वो पाई को अल्टरनेट डालना है। तो बताओ, 3 पाई को अल्टरनेट लेने का 2 ही तरीका हो सकता है। कैसे? एक बार हम यहां पे उंगली रखे, तो या तो पाई यहां लेंगे या तो पाई यहां नहीं लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी। अगर यहां पाई लेंगे तो बाकी अल्टरनेट पोजीशन यहां है, अगर यहां पाई नहीं लेंगे, यहां लेंगे, तो बाकी अल्टरनेट पोजीशन यहां है। तो बस इसी तरीके से पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका था बेंजीन में। ठीक है। और जब पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका रियल स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा? रियल स्ट्रक्चर में दिखेगा कि ये पाई बॉन्ड पूरे जगह पे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबका रियल स्ट्रक्चर में वही दिखेगा। इसका जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? वो दिखेगा कि जो पाई बॉन्ड है वो यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रेडिकल यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। एक ही रेडिकल 2 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। ये सारा क्या बता रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है कि पाई बॉन्ड और रेडिकल डिस्ट्रीब्यूट होके कहां कहां जा रहा है। ठीक है। ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्या होता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। 8 नंबर जो है यह है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। पहला नंबर को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग विधि। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में क्या होता है? एक में लोन पेयर होना चाहिए, और इसे कनेक्टेड पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। कनेक्टेड पे वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? इसके साथ शेयर हो जाएगा। वही पहला केस की तरह है कि वैकेंट पी है तो शेयर हो गया, तो वहां पे वैकेंट डी है तो शेयर हो जाएगा। हाँ, लेकिन वैकेंट डी प्रेजेंट कहां रहेगा, ये कैसे समझेंगे? तो सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। वैकेंट पी कहां कहां रहता है? अगर वैकेंट पी का बात करें तो क्या वैकेंट पी सिर्फ कार्बन प्लस पे रहता है? नहीं, वैकेंट पी और भी जगह पे रहता है। कहां पे रहता है वैकेंट पी? ये देखिए, कार्बन पे प्लस रहे तब रहेगा वैकेंट पी, बोरोन के पास रहेगा वैकेंट पी, बेरिलियम के पास रहता है वैकेंट पी। इन सब के पास हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल। कंफ्यूजन क्या होता है पता है? बोलता है कि क्या ऑक्सीजन प्लस पे भी है वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या नाइट्रोजन प्लस पे भी है वैकेंट पी ऑर्बिटल? तो बोलेंगे नहीं, यहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट पी ऑर्बिटल। कहां से आएगा वैकेंट पी ऑर्बिटल इसमें? देखो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो इस पे पी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कार्बन प्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ऑक्सीजन प्लस और नाइट्रोजन प्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब देखो रेजोनेंस को अप्लाई करके
एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप बना सकते हैं बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आप कर सकते हैं रेजोनेंस को अप्लाई करके। कैसे? मान लीजिए कि ये रहा बेंजीन से लगा हुआ क्लोरीन, ये रहा CH2CH से क्लोरीन, और यहां पे ये रहा CH3CH2 से क्लोरीन। इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई को A बोल दिए, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई को B बोल दिए, और एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई को C बोल दिए। तो एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की लंबाई कंपेयर करना है कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा। कैसे देखते हैं? जब भी आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना होगा। अगर वहां पे बॉन्ड ऑर्डर एक है, या मान लीजिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होकर 1.5 हो गया है, या मान लीजिए डबल बॉन्ड है, या मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट होकर 2.5 बॉन्ड हो गया है, और वहां ट्रिपल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, तो सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड की लंबाई सबसे लंबा होगा इसका 1 वाले का, फिर घटते जाएगा, क्योंकि दो एटम के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड बनते जाएगा दोनों एटम उतना नजदीक होते जाएगा। तो ये रहा कहानी। तो अब हमें चेक करना है वही कि क्या कहां पे कौन कौन बॉन्ड है। यहां पर तो फुल्ली सिंगल बॉन्ड है। कैसे बोले फुल्ली सिंगल बॉन्ड है? आप कहेंगे फुल्ली सिंगल बॉन्ड तो यहां भी है, यहां कैसे फुल्ली सिंगल बॉन्ड है? भाई आपको रेजोनेंस देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा रेजोनेंस। तो साफ दिख रहा है कि यहां पे लोन पेयर और इसके कनेक्टेड पे पाई है। जरूर एक लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहां पे पाई कैरेक्टर या पाई बॉन्ड एपियर होगा। और अगर पाई बॉन्ड एपियर होगा तो ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यही तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या है? कंपाउंड में रेजोनेंस एक ऐसा चीज है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, और उसमें लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बट अपने को दिखता नहीं है। अपने को ढूंढना पड़ता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां कहां जा रहा है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोन पेयर है? हाँ, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पे पाई कैरेक्टर अपीयर करेगा। तो यही तो सीखना है कि कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहां डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको थोड़े दिखेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, वो तो हम लॉजिक लगाएंगे कि अच्छा जो कंडीशन था डिस्ट्रीब्यूट होने का, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवन यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लीजिए लोन पेयर और कनेक्टेड पे पाई बॉन्ड, तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब बी के पास भी पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है। पाई बॉन्ड अपीयर्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पाई बॉन्ड अपीयर यहां भी हो रहा है और यहां भी अपीयर हो रहा है। पाई बॉन्ड अपीयर्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, वही सेम चीज, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर। लेकिन यहां पे फुल्ली सिंगल बॉन्ड है, ये पूरे के पूरे सिंगल बॉन्ड है, और अगर कहीं पे फुल्ली सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सबसे लंबा रहेगा। तो बताइए सबसे लंबा हो गया C, सबसे लंबा हो गया C। लेकिन अब इन दोनों में देखना है कि किस जगह पे पाई बॉन्ड ज्यादा आ रहा है, ज्यादा अपीयर हो रहा है, ज्यादा बन रहा है पाई बॉन्ड। तो ज्यादा A में बनेगा। क्यों बनेगा ज्यादा A में? क्योंकि जब यहां से लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इधर आता है, फिर यहां से कंटिन्यू चलता है, डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, और जितना देर इधर डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहता है यहां पे पाई बॉन्ड बना हुआ रहता है, यानी एपियर रहता है। तो इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा देर एपियर रहेगा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एपियर है। आप चेक करिए, इसका टोटल बनेगा 5 गो में 3 स्ट्रक्चर में यहां पे डबल दिखेगा। तो 3 स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? यहां पे डबल आने से बता रहा है कि 3 बार यहां डबल आया है, और इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर एक ही बार डबल आया है। वो एक बार डबल क्या बता रहा है कि इसके हाथ में एक बार प्रसाद मिला, और 3 बार डबल क्या बता रहा है कि इसके हाथ में 3 बार प्रसाद मिला। तो प्रसाद किसके हाथ में ज्यादा आएगा? इसके हाथ में। प्रसाद मतलब वही डबल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड का अमाउंट। तो डबल बॉन्ड का अमाउंट यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, यानी मोर अमाउंट ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे आ रहा है, मोर अमाउंट ऑफ पाई बॉन्ड। ये कैसे पता चलता है ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दिखेगा कि यहां पे 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आया हुआ है, मतलब यहां पे 3 बार पाई बॉन्ड आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट होके, और यहां पर एक ही बार आया हुआ है। तो जहां पे ज्यादा बार आया होगा वहां ज्यादा अमाउंट आएगा, और ज्यादा अमाउंट आएगा तो लंबाई छोटा हो जाएगा। तो CBA ये आपका बॉन्ड की लंबाई है। चलिए बॉन्ड लेंथ का एक क्वेश्चन और करते हैं।
मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, और यहां पे क्वेश्चन है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बोल देते हैं A नंबर, इसको बोल देते हैं B नंबर। और अगर एक क्वेश्चन यहां पे हम और करें कि C डबल बॉन्ड O H NH2 और CH2 CH NH2, इन दोनों की बॉन्ड की लंबाई कंपेयर करना है, A एंड B, और यहां पे इसको बोल दिए A एंड B। पहले इसको बना रहे हैं, देखेंगे कि A के पास और B के पास क्या सिंगल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट होके। तो साफ दिख रहा है कि लोन पेयर से कनेक्टेड है पाई बॉन्ड, तो जरूर यहां पे पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है, और इसमें भी पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है। ठीक है, जब दोनों में पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है तब देखेंगे ना कि कहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है। तो अभी जस्ट बताए, अब चेक करिए कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। किसके बनेंगे? दो, एक तो ये वाला और एक अगला। इसके भी बनेंगे दो, दो में एक जगह दिख रहा है पाई, मतलब एक बार पाई कैरेक्टर आया है। इसमें भी दो में से एक जगह दिख रहा है पाई, मतलब एक बार पाई कैरेक्टर आया है। तो अब तो दोनों में एक एक बार ही पाई कैरेक्टर आया है, तब किसमें ज्यादा आया होगा? तब क्या सोचें, क्या बराबर आया होगा? तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। तो ऑक्सीजन का इच्छा शक्ति खींचने का, यानी लोन पेयर खींचने का ज्यादा इच्छा शक्ति है कार्बन के तुलना में। तो अगर इसका इच्छा शक्ति ज्यादा है खींचने का, तो लोन पेयर इधर डिस्ट्रीब्यूट यहां ज्यादा होगा इसके तुलना में। और अगर लोन पेयर यहां डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा तो यहां पे मोर पाई कैरेक्टर आएगा, मोर पाई कैरेक्टर आएगा ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से यहां पे ज्यादा पाई कैरेक्टर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा रहता है तो उसका इच्छा क्या रहता है, हम अपने तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन को, आने वाले फंड को ज्यादा खींचें, ज्यादा चुराएं अपने तरफ। तो यहां पे ज्यादा होगा पाई कैरेक्टर, इसीलिए बॉन्ड की लंबाई बी की ज्यादा होगी ए से। अगर हम यहां पे क्वेश्चन का बात करें तो क्या हो रहा है, क्या यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोन पेयर, और लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होने के वजह से पाई बॉन्ड टूट रहा है। देख लो, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पाई बॉन्ड टूट रहा है। यहां पे पाई बॉन्ड एपियर हो रहा था और यहां पे पाई बॉन्ड डिसएपियर हो रहा है, पाई बॉन्ड डिसएपियर हो रहा है, डिसएपियर्ड। यहां का भी पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड डिसएपियर। यानी कहीं पे पाई बॉन्ड बनेगा, एपियर होगा, बढ़ेगा, और कहीं पे टूटेगा तो घटेगा भी। सिंपल सी बात है, दोनों काम हो सकता है। तो आप जिसको कंपेयर कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। इसमें बन रहा है जिसको कंपेयर कर रहे हैं, और इसमें टूट रहा है जिसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ज्यादा टूटेगा, यानी पाई बॉन्ड ज्यादा टूट के चल जाएगा उधर, तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहां का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड डिसअपियर्ड। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा डिसअपियर हो रहा है। तो इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो ये वाला है, और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक और। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए वाला पाई बॉन्ड एक बार टूटा है, एक बार टूटा है, मतलब एक बार ही घट गया। बट इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तीन बनेगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, एक इधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक इधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीसरा, जिसमें से तीन में से दो बार बॉन्ड टूटा है और ए वाला बॉन्ड एक ही बार टूटा है। तो इसमें दो बार टूटा हुआ दिख रहा है, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा बार टूटा है। और अगर ये बॉन्ड ज्यादा बार टूटा है तो पाई बॉन्ड डिसअपियर्ड मोर। यहां पे पाई बॉन्ड डिसअपियर ज्यादा होगा, टूटेगा ज्यादा, और टूटेगा ज्यादा तो लंबा हो जाएगा। तो बी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2। बॉन्ड लेंथ के बाद आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, किसका स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन का। आप कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे होगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी में, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी में बताइए, कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन करता है, तो बैक बॉन्डिंग करता है कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट बैक बॉन्डिंग से होता है, इसलिए कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन करता है, बैक बॉन्डिंग। उसके बाद कौन करता है, डांसिंग रेजोनेंस। नुंगी डांस वाला, नुंगी डांस वाला रेजोनेंस क्या था, क्या था, ट्रायंगल होना चाहिए
और इससे कनेक्टेड पे वैकेंट और वाइटल होना चाहिए, यानी प्लस चार्ज होना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल का एज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ट्रायंगल का एज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया? क्योंकि इन एज ऑफ ट्रायंगल हैव हाई पाई करेक्टर, बहुत ज्यादा पाई करेक्टर है। और क्यों आया पाई करेक्टर? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के वजह से पाई करेक्टर आ गया है ट्रायंगल के एज में, इसलिए ट्रायंगल का एज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप उधर देखे थे ना, पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो यहां पे भी ट्रायंगल का एज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब ट्रायंगल का एज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां और यहां आएगा। और प्लस चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। तो प्लस चार्ज सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किसमें होता है? बैक बॉन्डिंग में। बैक बॉन्डिंग क्या है? आप कंडीशन देख चुके हैं पीछे। उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का? अगर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड हो, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। और उसके बाद कौन सा फैक्टर इसको स्टेबलाइज करता है? हाइपर कंजुगेशन, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। और उसके बाद कौन सा फैक्टर स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज प्लस आई ग्रुप। यानी कार्बोकैटायन इतने सारे फैक्टर से स्टेबलाइज्ड होता है। और हम सीक्वेंस में लिखे हैं, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड बैक बॉन्डिंग से होता है, यानी जिस कार्बोकैटायन में बैक बॉन्डिंग लग रहा हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस वाला, उसके बाद एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड वाला, उसके बाद रेजोनेंस के वजह से जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। ठीक है, सबका क्वेश्चन आप पर्सनली कर चुके हैं, हम बस खाली कंसेप्ट यहां पे आपको डिस्कस कर रहे हैं एक बार में कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए हम यहां पे एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें कि ये रहा प्लस चार्ज और यहां पे रहा माइनस प्लस चार्ज, यहां पे रहा और ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस चार्ज रहा और ये रहा प्लस चार्ज रहा और यहां पे CH3 और CH2 पे प्लस चार्ज रहा। हम यहां पे स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए चेक करते हैं, ए वाला पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाउंड्री पे है, तो जब भी कोई चार्ज या रेडिकल या निगेटिव चार्ज अगर रिंग के बाउंड्री पे हो तो आप एक बार चेक करिए कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है। साफ दिख रहा है कि ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या कंडीशन था एरोमेटिक का? रिंग के बाउंड्री पे रेजोनेंस होना चाहिए। हाँ, रिंग के देखो बाउंड्री पे रेजोनेंस है, कैसे? एक पे डबल और कनेक्टेड पे पॉजिटिव, अल्टरनेट है डबल गैप पॉजिटिव, पॉजिटिव गैप डबल, यानी अगर पूरे रिंग के बाउंड्री पे अगर होल बाउंड्री पे रेजोनेंस हो रहा है, अगर होल बाउंड्री पे कंजुगेशन है तो आप कहेंगे कि यहां का पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। बट ये जो 2 नंबर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिंग के बाहर वाले ग्रुप पे है, तो बाहर वाले ग्रुप पे है तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? ड्यू टू रेजोनेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रेजोनेंस के वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 3 नंबर में देखो डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल का केस हम बताए थे। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज एकदम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। कहां बताए थे? ब्रेड्स रूल में। ब्रेड्स रूल क्या कहता था? ब्रेड्स रूल क्या कहता? आपके नोट्स में ब्रेड्स रूल है, एक बार देख लीजिएगा कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस रेडिकल और डबल नहीं आ सकता है। हाँ, कब आ सकता है? अगर बड़ा रिंग वाला ब्रिज हेड रहे, बड़ा बड़ा रिंग वाला अगर ब्रिज हेड रहेगा तो यहां पे प्लस रेडिकल और डबल आ सकता है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह का ब्रिज हेड पे आ सकता है, बट इस तरह का ब्रिज हेड पे नहीं आ सकता है, नेवर पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे तो अगर ये इम्पॉसिबल होगा
तो मतलब सबसे कम स्टेबल, ये तो सब एग्जिस्ट नहीं करता है, सबसे कम स्टेबल, और ये वाला 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो बताइए स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? 1 2 5 3rd एंड 4, यही फैक्टर लगाना है। ये वाला डबल बॉन्ड पे ही प्लस, तो डबल बॉन्ड पे ही प्लस अनस्टेबल का केस है। क्यों अनस्टेबल का केस है? क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ज्यादा होता है, फिर बेंजीन वाले कार्बन का होता है, फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का होता है। और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन तीनों का बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा पे प्लस चार्ज डालना अनस्टेबल वाला केस होगा। प्लस इस पे स्टेबल होगा बट इस पे अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का केस है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस डालना स्टेबल का चीज नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका इच्छा क्या है, इसको पसंद क्या है? इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने का, और आप डाल दिए प्लस चार्ज, तो आप इसका उल्टा काम कर रहे हैं। आप उल्टा काम कर रहे हैं तो स्टेबल कहां से महसूस करेगा वो? आप इसको अनस्टेबल बना दिए हैं। तो इसीलिए डबल बॉन्ड पे, बेंजीन पे, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अगर प्लस हो, आप उसको अनस्टेबल केस बोल दीजिएगा। ब्रिज हेड पे हो, एकदम डजंट एग्जिस्ट बोल दीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का। बहुत सारा क्वेश्चन आपके नोट्स में है, आप सारे को देखें। हमारा मेन जो है यहाँ पे कोशिश यही है कि बस हम सारे कंसेप्ट को एक बार आपको ओवरव्यू फिर से कर दें, और आप इसको देख के बार बार उस नोट्स को पढ़िएगा। ठीक है। एप्लीकेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका 3rd है। आप रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन भी देख सकते हैं। रेजोनेंस के एप्लीकेशन से कार्ब अनायन का भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। कार्ब अनायन किन किन बातों से स्टेबलाइज्ड होगा? तो कार्ब अनायन जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव चार्ज। बट निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कब डिस्ट्रीब्यूट होता है जानते हैं? जब निगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड हो। निगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड। एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कैसे समझेंगे एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है? अगर निगेटिव चार्ज रिंग के बाउंड्री पे ही हो, रिंग के बाउंड्री पे ही हो, और उस पूरे बाउंड्री पे कंजुगेशन हो रहा हो, और उस पूरे बाउंड्री पे कंजुगेशन हो रहा है, देख लीजिए पूरे बाउंड्री पे कंजुगेशन है। अल्टरनेट दिख तो रहा है, डबल लोन पेयर अल्टरनेट है एक गैप पे, डबल लोन पेयर अल्टरनेट है एक गैप पे, और यहाँ पे डबल डबल गैप पे है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। और अगर अल्टरनेट पोजीशन है तो इसमें काउंट करेंगे पाई बॉन्ड 2 गो और एक लोन पेयर 3 गो, 3 मतलब ऑड हो गया। तो अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर का संख्या काउंट करके अगर ऑड आ रहा है तो हम लोग उसको एरोमेटिक बोलते हैं। और अगर एरोमेटिक हो गया तो निगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। ठीक है। उसके बाद निगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड के बाद जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट तो ये भी है बट ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव चार्ज है तब जाके स्टेबिलिटी दूसरा नंबर, सबसे बड़ा स्टेबिलिटी एरोमेटिक से मिलेगा, दूसरा नंबर इससे मिलेगा, और तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यानी -I ग्रुप से। बस यही था निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी। ठीक है। 4 नंबर आप यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं जी। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, रेजोनेंस को अप्लाई करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ये रहा, मान लो ये क्वेश्चन है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन में चेक करना है कौन ज्यादा एसिडिक है। कैसे चेक करेंगे? देखिए किसी भी एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो H+ देता है और बॉन्ड टूटेगा, H+ देगा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर माइनस बनेगा, ए भी बॉन्ड टूटेगा इधर माइनस बनेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता था? डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ, किसका स्टेबिलिटी? निगेटिव चार्ज का। कौन सा निगेटिव चार्ज का? फ्रॉम विच, जहां से H+ रिलीज हो रहा है, फ्रॉम विच H+ रिलीज्ड। तो बताओ ए वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि ए वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल है? जितना स्टेबल निगेटिव बनेगा उतना ज्यादा H+ निकलेगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो दोनों निगेटिव में ए वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल है। कैसे? इसको ढक लो, निगेटिव बना लो, देख लो निगेटिव एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है।
बट यहाँ का निगेटिव कोई स्टेबलाइज नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ना रेजोनेंस है ना एरोमेटिक है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? एप्लीकेशन नंबर 5, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो यहां पे NH है, डबल बॉन्ड C, NH2 और NH2। ठीक है, पूछें कि ए वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है कि ए वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है कि ए वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक पार्ट है वो नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जिसके पास रहे उसको बेस बोलते हैं। क्यों बेस बोलते हैं? क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी को, किसी को मतलब बाहर डोनेट करना है, अपना घर में नहीं, बाहर। घर मतलब अपने कंपाउंड में नहीं, बाहर का बात कर रहे हैं। तो बताओ, बाहर सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, कौन जीतेगा? तो हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा कौन स्टूडेंट स्कोर कर सकता है एग्जाम में या कहीं पे भी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ रहेगा। तो सिमिलरली कौन ज्यादा लोन पेयर दे सकता है? जिसके पास लोन पेयर भरा रहेगा कूट कूट के, क्योंकि दान करना है, बाहर दान करना है, बाहर स्कोर करना है, घर पे स्कोर नहीं, घर में खर्च नहीं, बाहर दान करना है लोन पेयर को। तो जिसके पास लोन पेयर ज्यादा रहेगा वही तो ज्यादा दान कर पाएगा। तो देखते हैं किसके पास लोन पेयर ज्यादा है। देखिए, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, क्योंकि डबल बॉन्ड पे है। बट ए वाला डिस्ट्रीब्यूट होके चल जाएगा इसके पास, और ए वाला डिस्ट्रीब्यूट होके चल जाएगा इसके पास। अब तुम सोचो, ये जो ए नंबर नाइट्रोजन है उसके पास अपना लोन पेयर भी है, और इसका वाला भी डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा सा आया होगा, डिस्ट्रीब्यूट में तो थोड़ा सा, और इसका वाला भी डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा सा आया होगा। तो ए पे तो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अर्निंग खूब है, खूब अर्निंग हो रहा है लोन पेयर का, और जिसके पास लोन पेयर का बहुत ज्यादा अर्निंग रहेगा वही ने डोनेट कर पाएगा, मंदिर में सबसे ज्यादा दान कर पाएगा ए नंबर। इसके पास अर्निंग नहीं है, इसका और खर्च है, घर में ही खर्च है, ए वाला घर का खर्च है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो घर का खर्च है, और घर में जितना ज्यादा खर्च होगा इसका बाहर दान करने का टेंडेंसी उतना कम हो जाएगा। तो जितना खर्च इसका हो रहा है घर में, उतना ही खर्च इसका भी हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों कॉमन जगह खर्च कर रहा है, तो फिर इन दोनों का बराबर हो जाएगा। तो B इक्वल टू C। बट B और C का क्यों कम हुआ है इससे? A क्यों जीत गया? क्योंकि A का लोन पेयर का अर्निंग बहुत ज्यादा है। एक तो अपना वाला भी बचा के रखे हुए हैं, उसको डिपॉजिट किए हुए रखे हुए बैंक में, और दूसरे तरफ से भी इसका बिजनेस के थ्रू आ रहा है लोन पेयर, इसका वाला घट के इसका वाला डिस्ट्रीब्यूट होके इसका वाला डिस्ट्रीब्यूट होके। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन और करें बेसिक का, तो यहां पे CH3 CH2 NH2 है, और CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, और यहां पे बात करें CH डबल बॉन्ड NH2 है। 3 नाइट्रोजन दिए, एक नाइट्रोजन यहां A, दूसरा नाइट्रोजन B और तीसरा नाइट्रोजन C। तीनों के पास लोन पेयर है, बट अपने को देखना है कि किस नाइट्रोजन के पास ज्यादा लोन पेयर है। ज्यादा लोन पेयर है तो हमें दिख रहा है कि A के पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा, क्योंकि A वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं खर्च नहीं हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा दान कर सकता है। बट इसका वाला तो घर में ही खर्च है, इसका वाला भी घर में खर्च है, बट इसका अपने घर में ज्यादा खर्च है इसके तुलना में, क्योंकि यहां ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बहुत खर्चीला होता है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन अगर कोई पार्टी देने लगता है तो ऑक्सीजन खूब उससे पार्टी लेता है, खूब खर्चा करवाता है, क्योंकि इसका इच्छा ही वही, इसका मन में वही चलते रहता है हमेशा कि कैसे खर्च करवा दें। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खर्च हो रहा है, इसका थोड़ा खर्च हो रहा है, और इसका तो खर्च ही नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ये दान देगा बाहर, उसके बाद ही देगा, और ये दान नहीं दे पाएगा, बहुत कम दे पाएगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी घर में लायबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन रहा रेजोनेंस का। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन थोड़ा सा और एरोमेटिक बेस्ड करते हैं। 6ठा नंबर, आप अच्छे से देखें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या अंतर है? एरोमेटिक भी साइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होना चाहिए, पूरे बाउंड्री पे रेजोनेंस होना चाहिए, पूरे बाउंड्री पे रेजोनेंस होना चाहिए। जो रेजोनेंस करेगा उसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करेंगे। अगर ऑड आ गया, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर
ऑड आ गया, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, या तो इवन आएगा, सिंपल सी बात है। अगर ऑड आ गया और इवन आ गया, ऑड आ गया तो एरोमेटिक बोलेंगे और इवन आ गया तो एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, तुम ही सोचो, अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर का संख्या ऑड आएगा, ऑड आएगा अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर का संख्या, तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा। और इसमें अगर इवन आएगा तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा या तो 8 आएगा। एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर का संख्या अगर हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इन दोनों को जोड़ के 1 आया है तो वहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अगर 3 आया होगा तो 6, 5 आया होगा तो 10, 7 आया होगा 14, बस दुगना करते जा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर इधर अगर हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का संख्या अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 4। अगर 4 होगा तो 8, 6 होगा तो 12, दुगना करते जाओ 16 etc। और इन सारे डेटा को क्या बोलते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी रिंग में तो उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, और अगर किसी रिंग में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक का क्या एप्लीकेशन है? वही चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अभी जस्ट आप देखे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस में। निगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं एरोमेटिक के हेल्प से। एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं एरोमेटिक से, क्योंकि जहां से H निकलेगा वहां का निगेटिव अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो ठीक ठाक स्टेबल है, ठीक ठाक एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक का ये सब सारा एप्लीकेशन है आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो यहां पे हम क्वेश्चन दे दिए बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का। ये रहा क्वेश्चन NH2, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, और एक क्वेश्चन रहा ये वाला। ठीक है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है। चेक करना है इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है। तो कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा? नाइट्रोजन पे लोन पेयर चेक करते हैं, कौन सा नाइट्रोजन के पास अर्निंग ज्यादा है या खर्च कम है। देखो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब इसके पास फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है, कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड पे है। बट ये वाला जा रहा है और ये वाला भी जा रहा है। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है ना, एरोमेटिक बना रहा है रिंग को। देख लो, ए लोन पेयर इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये जो लोन पेयर है ये किसका पार्ट है? एरोमेटिक का पार्ट है। और अगर लोन पेयर कोई एरोमेटिक का पार्ट बन जाए तो इसके अंदर में ही बहुत खर्च हो गया। एरोमेटिक बनाने में सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो लोन पेयर अपना घर को एरोमेटिक बनाने में पूरा खर्च कर दिया पैसा, तो बाहर डोनेट कहां से कर पाएगा? तो सबसे लिस्ट बेसिक क्या बोले कि अगर लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है घर में, खर्च हो रहा है घर में, और सब खर्च कर दिया घरे में, तो बाहर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई लोन पेयर एरोमेटिक बना रहा है रिंग को, तो लोन पेयर अपने घर को एरोमेटिक बनाने में सारा का सारा खर्च हो जाएगा, और सारा का सारा खर्च हो जाएगा तो बेसिक लिस्ट हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक यही है ना, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोकलाइज्ड है, तो बी नंबर सबसे ज्यादा, सी नंबर सबसे कम, तो ए नंबर बीच में आएगा। देखो ये वाला ए नंबर है ना, ए बी नंबर रहा, ए सी नंबर रहा। तो ये सब सारा एप्लीकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे सर इफेक्ट का, SIR सर इफेक्ट का क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे रहा यहाँ पे NO2, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे NO2 है, ठीक, और ये रहा डबल बॉन्ड। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ A, और यहां पे कंपेयर करना चाह रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ B। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है सर इफेक्ट। सर S मतलब अस्टेरिक, मतलब भीड़ मतलब किसी ग्रुप के बगल में ग्रुप लगा दो तो भीड़ हो गया। I मतलब रुक गया, I मतलब इनहिबिट, कुछ रुक गया। क्या रुका? रेजोनेंस। कैसे रुका रेजोनेंस? देखो अगर ये नहीं होता तो N डबल बॉन्ड हो और बेंजीन का डबल बॉन्ड हो, एक पे डबल बॉन्ड और कनेक्टेड पे डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में भाग लेता।
रेजोनेंस में भाग लेता, लेकिन अगर इसके बगल में भीड़ बढ़ा दें, ग्रुप लगा दें, तो इन दोनों में रिपल्सन हो गया, और रिपल्सन होने की वजह से इसका यहां पे SIR हो गया, मतलब इसका रिंग के साथ रेजोनेंस रुक गया। लेकिन इसके बगल में तो भीड़ नहीं है, इसके बगल में भीड़ नहीं है, ये तो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस कर रहा है तो बी नंबर बॉन्ड पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है, पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है। लेकिन क्या ए नंबर बॉन्ड पे भी पाई बॉन्ड एपियर हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस होने से रोक दिए हैं। तो ए के पास नो पाई बॉन्ड एपियर, नो पाई बॉन्ड एपियर। अब सोचो तुम्हें, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, यहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड आएगा तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के जाने से लंबाई बढ़ता है, बट बॉन्ड के आने से वो छोटा हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो सर इफेक्ट यही है कि अगर किसी ग्रुप के बगल में ऑर्थो पे कोई बड़ा ग्रुप लगा दे, जनरली बड़ा ग्रुप है ना, जनरली बड़ा ग्रुप लगा दे, ठीक है। इसीलिए सर इफेक्ट कहां पे नहीं लगता है आपको बता दें, अगर OH रहेगा, अगर NH2 रहेगा, और अगर कोई लंबा वाला सीधा वाला ग्रुप है ETC, डू नॉट फील, इसको नहीं फील होता है रिपल्सन यानी SIR। इसके बगल में कितना भी बड़ा ग्रुप लगा दो, कुछ भी कर दो, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई टेंशन नहीं है। बाकी को क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि दो ग्रुप में रिपल्सन होगा, दोनों आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा, और अगर प्लेन से बाहर चल जाएगा तो रेजोनेंस रुक जाता है। यही है आपका सर इफेक्ट। तो सर इफेक्ट पे हम लोग और भी क्वेश्चन किए। क्या क्वेश्चन है सर इफेक्ट का? अगर हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन पे मिथाइल, और यहाँ दो गो मिथाइल लगा दें, और हम यहाँ पे नाइट्रोजन पे मिथाइल कर दे रहे हैं, एक मिथाइल लगा दें, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे जस्ट मिथाइल लगा दें, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? इसका हम बात करते हैं, बेसिक का बात कर रहे हैं। तो देखो यहां का नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ड्यू टू सर इफेक्ट। यहां का भी नहीं जाएगा क्योंकि आप इसके ऑर्थो पे भीड़ बढ़ा दिए हैं, सर इफेक्ट नहीं जा पाएगा। बट ई तो चला जाएगा ना रेजोनेंस में, और अगर रेजोनेंस में चल जाएगा तो खर्च हो गया लोन पेयर, और अगर लोन पेयर खर्च हो गया तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। ये सबसे कम बेसिक, क्योंकि घर में खर्च कर दिया तो बाहर नहीं दे पाएगा, और ये सबसे ज्यादा बेसिक क्योंकि इसका SIR की वजह से थोड़ा सा भी खर्च नहीं है, और इसका भी थोड़ा सा भी खर्च नहीं है। बट इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका एकदम खर्च नहीं है, इसका मान लो कि 1-8% खर्च हो जाएगा। ये कभी कभी तो प्लेन में आएगा, क्योंकि इसको धक्का मारने वाला मात्र एगो है, इसको धक्का मारने वाला दूगो है, कभी प्लेन में आने नहीं देगा, कभी रेजोनेंस नहीं होगा, कभी लोन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यानी खर्च नहीं होगा, बट ये कभी कभी हो सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक यानी सबसे ज्यादा डोनेट बाहर यही कर सकता है, उससे कम ही करेगा और सबसे कम ही करेगा। ये था सर इफेक्ट। एक हम SIP का बात करें, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये लगता है किसके लिए? फॉर 1 डिग्री एनिलीन्स के लिए, 1 डिग्री एनिलीन्स के लिए। और ये 1 डिग्री एनिलीन्स क्या है भाई? ये रहा 1 डिग्री एनिलीन्स, देखिए यहां पे NH2। अगर ये 1 डिग्री एनिलीन्स है, ठीक है, अगर हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दें, कोई भी ग्रुप लगा दें इसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो पता है क्या होता है? बेस का क्या काम है? बेस का काम है लोन पेयर डोनेट करना H+ को, और उस घटना को बोलते हैं प्रोटोनेट करना। अगर हम यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगाए हैं ऑर्थो पे, तब तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा प्रोटोनेट इजिली। तो हम इसको बेस बोलेंगे, ठीक ठाक बेस बोलेंगे। क्यों? बेस का काम क्या है? अगर कोई लोन पेयर डोनेट किया और लोन पेयर डोनेट कर दिया H+ को, उसके वजह से H+ जुड़ गया, यही तो बेस का पहचान है। तो अगर प्रोटोनेट हो गया लोन पेयर से तो उसको बेस बोलेंगे। लेकिन इसके ऑर्थो पे अगर ग्रुप लगा दें तो देखें कि इसका जो प्रोटोनेशन है डिफिकल्ट हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोटोनेट होता है ना तो एक कमल की तरफ फैलता है, एक कमल के फूल की तरफ फैलता है, बैलून की तरफ फूलता है। तो यहां पे तो कोई नहीं था रोकने वाला, लेकिन जैसा ही ये फूलेगा, थोड़ा सा बैलून की तरफ फूलेगा, मार देगा 1 लाख, तो बैलून ब्लास्ट, यानी फिर से दोनों अलग अलग। तो क्या अब इसका बेसिक ताकत उसके जैसा रहा? नहीं, बेसिक ताकत तो तभी है जब आप लोन पे डोनेट करिए, H+ जोड़िए, मेन ताकत तो है। नहीं जोड़ पा रहा है H+, बेचारा बुढ़ापा दिख रहा है इसको,
लग रहा है कि हम किसको जो है, किस गद्दार को बैठा लिए ऑर्थो पे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप बैठा लिए तब अब आपका काउंटिंग होगा लीस्ट बेसिक में, लीस्ट बेसिक में। इसीलिए ऑर्थो पे लगा हुआ 1 डिग्री एनिलीन सबसे कमजोर बेस होता है, क्योंकि उसके प्रोटोनेशन में वेरी डिफिकल्ट हो जाता है जी, उसके प्रोटोनेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस वगैरह। आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, और इवन हाइपर कंजुगेशन में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो हाइपर कंजुगेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से, है ना, बार बार, यानी एक बार दो बार से नहीं काम होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो 5 बार 10 बार पढ़ चुका होगा, है ना, हाँ, जो तैयारी 2 साल 3 साल से कर रहा है उसका बात कर रहे हैं। तो भाई जो 5 साल, जो 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ चुका है, और आप एक बार पढ़ के सोच रहे हैं कि उसको बीट कर दें, तो संभव नहीं है। तो आपको वीडियो को 4-5 बार देखना होगा, वीडियो प्लस क्लास नोट्स। वीडियो में समझेंगे, क्लास नोट्स में समझेंगे, फिर दिमाग को एग्जीक्यूट करके फिर पेन से उसको जो है मैच करवाएंगे, तब जाके क्वेश्चन बनेगा आंसर पे। ठीक है, तो एक बार दो बार नहीं होगा, तो बार बार करिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो ठीक है।